अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। क्या होते हैं वर्क पावर एनर्जी, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, कभी किसी ने कहीं सुना हो, कुछ याद हो? अच्छा, थोड़ा बताओ वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब, बड़े बड़े शब्द है। पहली बात तो ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर? देखो मैं थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ इस पे आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या सीखा, सुनो तो। अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या सीखा? तुमने सीख लिया काइनेमेटिक्स, सीख लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सीख लिया। तो बेसिकली काम चलाने के लिए 70 से 70% के आसपास फिजिक्स तुमको आ गई। अब तो तुम्हें नई नई चीजें दिखाना चाहिए कि एक सरफेस पर बॉटल रखी हुई है, या ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके मोशन की स्टडी करो, ठीक है। या तुम्हें दिखाना चाहिए कोई बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है, चलो उस पर लगने वाला फोर्स बताओ, ये सब। लेकिन ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ने का एक फायदा है। फायदा क्या है? अभी तक आप लोगों को बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती थी, कभी कभी आप डायरेक्शन लिखना भूल जाते थे तो डायरेक्शन के कारण आंसर गलत आ जाता था, है ना। अब के केस में वर्क पावर एनर्जी में हम इसी पढ़े हुए फिजिक्स को एक नई अप्रोच से सोचने की कोशिश करेंगे। अब हम सोचेंगे कि अच्छा मोशन हो रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो क्या अप्रोच लगाई जाए कि बिना डायरेक्शन के हम सॉल्व कर सके। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर लें कि हम जो सम काइनेमेटिक्स में करने में हमको काफी टाइम लगता था, वो सम हम बिना डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के यूज वर्क पावर एनर्जी की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम समझेंगे, हम दो क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वर्क और एनर्जी। फिर इनका रिलेशन समझेंगे, और जब इनका रिलेशन हमको आ जाएगा जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो आप ये देखोगे कि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी सॉल्व करना। बतौर शर्त ये है कि आपको वर्क और एनर्जी समझ में आ जाए, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी एकदम नए कॉन्सेप्ट है, चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी खत्म होगा, लेकिन ये कहीं भी यूज आ जाएगा। तुम देखोगे कि मैं तुम्हें लास्ट में एसएचएम पढ़ा रहा हूं, वहां पे कोई न्यूमेरिकल में फंस गया हूं मैं, तो मैंने कह दिया अच्छा इन दो पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। इवन 11th में नहीं, तुम 12th में जब स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो वहां पर भी दो चार्ज, एक चार्ज को यहां से वहां मूव करा रहे हैं, या एक चार्ज है दूसरा चार्ज और रखा हुआ है, दोनों को मूव कराया, कुछ किसी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ ली तो नहीं बन रहा किसी को कुछ, तो सर आएंगे और बोलेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बहुत फायदे हैं। मतलब वर्क और एनर्जी जो चैप्टर है इसको पढ़ने के फायदे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका डायरेक्शन बेस्ड अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, काइनेमेटिक्स में वेक्टर ये है वो है, अगर हम वर्क लिखना सीख जाए तो हम बिना डायरेक्शन की मदद से भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेंगी पहले। अब ऐसा होगा कि तो आप कहोगे कि सर ये क्या चल रहा है, हमें चैप्टर में कुछ कुछ जो जेन्युइनली बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर पहले तो आपने वर्क पढ़ा दिया, फिर आपने एनर्जी पढ़ा दिया। तो मैं पहले जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तीनों के नाम समझाऊंगा, तीनों के नाम, उनके टाइप्स, फिर मैं इनको कनेक्ट करना चालू करूंगा कि वर्क और एनर्जी कनेक्ट कैसे हुए। तो आधे लेक्चर्स जाएंगे वर्क एनर्जी पावर पढ़ने में, और आधे लेक्चर जाएंगे इनको कनेक्ट करके इनके जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क। क्या है बच्चों? वर्क। अब वर्क का मतलब क्या, ये वही हुआ क्या वर्क जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं, या कोई लेबर है जो कि काम कर रही है, क्या ये वर्क हम उसकी बात कर रहे हैं क्या? सी, इन फिजिक्स वर्क हैज द एंटायरली डिफरेंट एप्लीकेशन। वर्क का एप्लीकेशन या वर्क की जो डेफिनेशन है, एप्लीकेशन नहीं सॉरी, वर्क की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल हमारी डेली लाइफ से अलग है। हमने वर्क को डिफाइन किया है नॉट इन टर्म्स ऑफ लेबर और टॉयल या एफर्ट।
ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज दिन भर ना एक आदमी ने पत्थर तोड़े बैठ के तो उसने वर्क किया, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम किसी का लेबर या किसी का एफर्ट नहीं काउंट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली वर्क इज? सो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force which produce, या ऐसे लिखो, इट इज सेट, या इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स when force produce a displacement in the body which acts at any direction from the force। तो वर्क डन को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डी कॉस थीटा। याद करो, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने। याद, एक और बात याद आ जाना चाहिए थी कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जहां पे कि दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो स्केलर बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आई सभी को? चलिए, इतना लिखिए सभी लोग। चलिए, सो वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा। कंडीशन याद रखो, कंडीशन फॉर वर्क डन क्या होना चाहिए? सर एक तो फोर्स होना चाहिए, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स लगाना ही है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे ना सर एक डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑकर बट नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। देखो ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ना, और थीटा 90 हो गया तो cos 90 0, सो वर्क डन इज 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कंडीशन फॉर वर्क डन क्या हो गई? कंडीशन फॉर वर्क डन आ गई, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑकर बट नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इसे लिखें, दिस इज द कंडीशन फॉर वर्क डन। रेड पेन इतना ब्लर चलेगा क्या?
हमने क्वांटिटी डिफाइन करी है ना, मतलब मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो। तो हमें वर्क डन की डेफिनेशन क्लियर है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या सभी को? एक नोट लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, एक वर्क डन is equals to f vector dot s vector dot cos theta if theta equals to 90 degree then work equals to 0। इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? चलो, अभी तुमने फिजिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स ये सॉरी एनएलएम पढ़ा है ना, एनएलएम से एक एग्जांपल। एक बात याद रखो, एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं। तन्मय अभी ना पहले मुझे थोड़ा सा बोल दे, थोड़ी सी नई चीज है तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि मान लो ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट तक आ गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गई, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और बताओ इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s। देखिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? क्या इस डब्बे पर कोई फोर्स लग रहा है? बैच में बैठे सभी बच्चे चैट पे हाँ या ना जवाब दे। इस डब्बे पर फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। वो बैलेंस है तो नेट फोर्स 0 हो गया है, बट फोर्स तो लग रहे हैं ना। क्लियर? ये दोनों फोर्स, क्या ये जब तक बी पॉइंट पे पहुंचा होगा तब तक भी लग रहे होंगे जब ये यहां आ गया होगा? बी पॉइंट पे फ्रिक्शन 0 मान लेना, सभी महानुभावों से निवेदन है कि फ्रिक्शन 0 है। क्या ये तब भी लग रहे होंगे नॉर्मल रिएक्शन और एमजी? बिल्कुल लग रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ना सर हमने एक नई चीज सीखी, वर्क डन। तो हम लिखते हैं सबसे पहला वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। हर फोर्स वर्क डन कर सकता है ना। आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? n इंटू एस और cos। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस दिशा में और नॉर्मल रिएक्शन और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। क्लियर हुआ? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। किसके लिए 0 है? ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए। वर्क डन बाय वेट या ग्रेविटी बोल लो, ग्रेविटी फोर्स mg इंटू एस कॉस। यहां पर भी देखो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, एंगल अभी भी 90 डिग्री। ग्रेविटी फोर्स के कारण भी वर्क डन क्या हो गया है? 0। क्या इतनी बात, दोनों बातें आई समझ में सभी को अच्छे से? एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क डन क्लियर है? मतलब आज से तुमने एक फिजिकल क्वांटिटी सीखी, हो सकता है तुमने 9वीं में भी कुछ पढ़ा होगा,
लेकिन मैंने जो पढ़ाया उस हिसाब से तुमने एक फिजिकल क्वांटिटी सीखी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या था? उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम था वर्क डन। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम था वर्क डन। और उस वर्क डन में हमने ये सीख लिया कि हर फोर्सेस से हम वर्क निकाल सकते हैं। जब हम वर्क निकालते हैं तो उनके बीच का एंगल अगर 90 हो, किसके बीच का? डिस्प्लेसमेंट और उस फोर्स के बीच का, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हुआ है? वर्क डन 0। क्या यहां तक का केस समझ में आया हर किसी को? अरे देवी, अब देखो, अब हमारी बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, हो सकता है इसके अंदर एक मोटर लगी होगी, ये कोई डब्बा होगा, इसके अंदर मोटर लगी होगी जो 5 मीटर पर सेकेंड से चला रही है गाड़ी को। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का और एमजी का तो कोई रोल नहीं है ना उस वर्क में। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप इस पॉइंट को कैच करो। जो डाउट है वो लिखो मुझे चैट पे, और जिन्हें डाउट नहीं है वो थ्योरी लिखो जो सामने स्क्रीन पे है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैं अपने अंदर से मूव कर रहा हूं ना, मेरी बॉडी, मेरे मसल्स मुझे पुश कर रहे हैं कि चल भैया आगे चल। ठीक है? सॉम में जब मूव नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क 0 ही होगा। अब अगर मेरी मसल्स मुझे अंदर से कह रही हैं आगे चलो, तो एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का तो वर्क में कोई रोल नहीं रहा ना, क्योंकि तो 90 डिग्री पे था डिस्प्लेसमेंट के। गॉट इट एवरीवन? अरे तुम तो इतना भी समझ लो कि मान लो यहां पर एक आदमी खड़े होकर के एफ फोर्स ऊपर भी लगा रहा होता, तो उस एफ का और इस डिस्प्लेसमेंट का एंगल भी 90 डिग्री होता, जिस कारण से आंसर वर्क डन का इस एफ के द्वारा भी 0 ही आता। अरे यार, हाँ या ना? सभी लोग मिलकर बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। क्लियर है ना? सो मत। तबीयत मेरी खराब थी, तुम्हारी नहीं। बिल्कुल, वर्क डन फोर्स टू फोर्स चेंज होगा। अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस एक वर्क डन निकाल दिया और काम हो गया सबके लिए। हर फोर्स का एंगल अलग, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वैल्यू भी वर्क डन की अलग। क्लियर है? लिखो। चलिए, एक क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, सभी भाग लें इस प्रक्रिया में, बड़ा मजा आएगा। ये ग्राउंड है, इस पर एक ये डब्बा रखा हुआ है। ये डब्बा यहां से यहां मूव होता है, और मूव होते टाइम इस पे एक फोर्स लगता है 50 न्यूटन। म्यू की वैल्यू ले लो 0.1। फाइंड दी वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इंडिविजुअली। अलग अलग एक एक का वर्क डन मुझे लिखकर बताओ। तुम्हें जितने फोर्स इस बॉडी पर दिख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन, जितने फोर्स तुम्हारी बुद्धि से इस बॉडी पे हैं, उन सबके द्वारा वर्क डन लिखकर बताएं। ये रहा तुम्हारा डब्बा। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। अब अगर सॉल्व करेंगे तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं।
नीचे लग रहा है 5G, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है 50 न्यूटन और इधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk जो कि होगा म्यू के इंटू एन। सिंस हमें म्यू के म्यू एस में कोई डिफरेंस नहीं दिया है तो हम म्यू ही 0.1 लेंगे, सो दैट विल बी 0.1 इंटू एन, और एन होगा यहाँ पे mg के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा एफ के बराबर, बताओ यार। जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो एफ के इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इंटू 5, बोलो तो ये कितना आ रहा है 5। तो दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज 5 मीटर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज 5 मीटर। अब हमको लिखना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय mg 0, वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स कितना होगा 50 इंटू 5, और इनके बीच में एंगल भी है 0 डिग्री, तो दैट इज 250 जूल। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 5 इंटू 5, लेकिन इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो इट विल बी -25 न्यूटन। क्लियर है सर? न्यूटन मीटर, सॉरी, so -25 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स, वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? सभी को समझ में आया हम फ्रिक्शन कैसे लिख रहे हैं, हम वर्क डन कैसे लिख रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है? चलो यहीं पे हम एक छोटी सी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तीन टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है तो हम जानते हैं वर्क डन बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। सबसे पहला देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, so work will be positive। कैसा होगा? वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है सभी लोगों को? अगर थीटा, किसका थीटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है वो पॉजिटिव है, वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो जो वर्क डन जनरेट होगा उसके कारण, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन जनरेट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन शोज, अब पॉजिटिव वर्क डन मिलने से फायदा क्या है सर? तो पॉजिटिव वर्क डन मिलने से फायदा है कि इट शोज दैट गिवन एक्सटर्नल वर्क, it shows that external force supports the motion, supports or in the direction of motion, in the direction of motion। जो मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन। अब पहले वाले क्वेश्चन में ये डब्बा कहां से कहां तक चल के गया है?
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल कर गया है। जब ये डब्बा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल कर गया, जब ये डब्बा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल कर गया तो मोशन इस डायरेक्शन में था। तो तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो फोर्स है 50 न्यूटन मोशन के डायरेक्शन में ही है। तो 50 न्यूटन के कारण वर्क डन कैसा आया था हमारा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि पॉजिटिव वर्क डन मतलब जो हमारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, वो मोशन के साथ है। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, वो सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है मोशन को। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा एग्जांपल जो तुम जानते हो? बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपन ने कोई पढ़ा हो। एक तो तुम पढ़कर ही आ रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बॉडी का नीचे गिरना। अब जब ये बॉडी नीचे गिर रही है तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है, बस mg नीचे की तरफ। हवा में है, फ्रिक्शन है नहीं, तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, बोलो। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। सो mg और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। प्रांशु, रॉकेट के केस में mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा ना, तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा ना। ठीक है, तो फ्री फॉल एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको, मतलब आपने इस पे न्यूमेरिकल करे हैं इसीलिए। चलिए लिखिए इतना, एक साथ हम पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर आप लोग करिएगा, है ना? एक मिनट। तो ये तो थी पॉजिटिव वर्क डन की कहानी, जो कि हमको समझ में आ गई। अब आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब क्या हुआ? कोई भी जो मुझे समझा पाए। अभी जैसे कि हमने कहा कि अगर सिर्फ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो जो वर्क डन होता है ना, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या होता है? जीरो। ये बात हमको समझ में आ गई। और क्या हो सकते हैं? पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा ये हो सकता है सर आप फोर्स लगाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। आप लगाए जा रहे हो फोर्स, एक दीवार है, मेरे पीछे दीवार है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मूव नहीं हो रही। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भी वर्क डन जीरो। अरे यार, मान लीजिए आपने फोर्स ही नहीं लगाया, अगर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो भी वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो हमेशा रटना नहीं है कि थीटा ही जीरो, थीटा ही 90 हो। वो एक केस है। जीरो वर्क डन तीन तरीके से मिल सकता है, या तो हम फोर्स ही ना लगाएं, या तो हम फोर्स लगाएं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। अब डिस्प्लेसमेंट भी हो, फोर्स भी लगाएं, लेकिन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर है ये बात हर किसी को? अच्छा, तो ये तीन केस होते हैं। एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन कुछ एक आधी एग्जाम्पल है जो कि मैं चाहूंगा तुम लोग याद रखो। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें सेंट्रीपिटल वाला नहीं, चलो रहने दो, अभी छोड़ो, कुछ मत याद रखो। अपने नॉर्मल नॉर्मल, जैसे कि वो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कूली सामान ले जा रहा है,
सर पे रख के। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो जो भी वर्क डन करा है उसने, टेक्निकली वर्क क्या है, 0, क्योंकि mg फोर्स इधर लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब मुझे एक डाउट है, मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा एनएलएम का है, आप लोगों ने पढ़ रखा है एनएलएम, तो आपसे पूछा जा सकता है। मान लो जैसे कि तुम्हारे सर पे ना 2-3 किताबें रख दी जाए ऐसी फिजिक्स की, और तुम्हें कहा जाए कि पलंग के ऊपर से, मान लो इतनी हाइट का पलंग है, अच्छी खासी हाइट का पलंग है, होता है ना बेड, हाइटेड बेड है ऐसा ऊंचा, तुम्हारे सर पे किताबें रख दी और तुम्हें कहा बेड पे से जंप कर, तो वो तुम नॉर्मल रिएक्शन फील करोगे क्या अपने सर पे? क्यों नहीं, मेरे को एक्सप्लेन करके जवाब देना। ठीक है, आप आराम से सोचना कि हम जब बेड पे खड़े हो जाए और सर पे 2-3 बुक वुक रख ले और जंप करें, तो हमारे सर पे फोर्स महसूस होता है क्या? नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और होता है तो कितना होता है ना? होमवर्क है आपका, आज पता करना है, थोड़ा दिमाग लगाना। हाँ, तो कितना होता है श्रेय पांडे, बताना। और जो बच्चे कह रहे हैं नहीं होता है वो भी बताना कि क्यों नहीं होता है। चलिए, ये बुद्धि का सवाल है, बुद्धि लगाइएगा। नेगेटिव वर्क डन, अगर थीटा 90 से बड़ा है, देखो जीरो वर्क डन पे ना 2-3 बातें और हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, लेकिन वो अभी तुम्हारे समझ नहीं आने वाली। तो धीरे धीरे जब जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं जीरो वर्क डन की और थोड़ी बातें लिखाऊंगा, इसलिए यहाँ पे जगह मैंने जान करके छोड़ी है और आप भी नोट्स में छोड़ दें। अभी मैं आ गया हूं नेगेटिव वर्क डन पे। नेगेटिव वर्क डन, मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो वर्क डन है, वो उसमें एंगल थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जितना भी वर्क डन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है, फ्रिक्शन याद रखें, फ्रिक्शन फोर्स क्या याद रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, रॉकेट का मोशन जब तक उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, रॉकेट, क्लियर है ये बात? फिर वही बात कहूंगा मैं कि नेगेटिव वर्क डन क्या बताता है, नेगेटिव वर्क डन shows that force is acting opposite to the motion, shows that the force is acting opposite to the motion. Is it clear to everyone? बिल्कुल प्रिंस, चलिए लिखिए इतना जो स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड केस में फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, फोर्स, नेगेटिव वर्क डन शोज दैट फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। बिल्कुल सही कह रही हो याशी। ये एक बॉक्स है जो कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन 0 है, मूव करता है
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 3 मीटर। एक सेकेंड, ए पॉइंट से बी पॉइंट। अब क्या करें सर, अगर ऐसा हो रहा है तो कितनी बार निकालेंगे वर्क डन, है ना? लॉजिकली देखते हैं, यहां पर खड़े हो तुम लोग स्टूडेंट, तुमने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर। अच्छा, मैं खड़ा था यहां पे, ठीक है। मैंने कहा यार, जब मैंने देखा ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट तक हुआ है 1.5 मीटर। क्या वर्क डन चेंज होगा या सेम रहेगा? देखिए, फोर्स कितना है सर? फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तुम्हारा पहले क्वेश्चन होना था कि किस फोर्स के लिए आप वर्क डन पूछ रहे हो। तुम्हारा सीधे सेम और अलग अलग बोलने से अच्छा तुम्हें ये कहना था कि सर किस फोर्स के लिए वर्क डन पूछ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय दिस, व्हाट will be the work done by 50 Newton force observed from S and from A। एक बार S से देखा और एक बार A से देखा। किस फोर्स को देखा? 50 न्यूटन के फोर्स को। सर जब 50 न्यूटन के फोर्स को A से देखा, S पे से देखा, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था कितना? 50 इंटू 3 वर्क डन फ्रॉम S। और जब A पे से देखा तो 50 इंटू 1.5। सो फ्रेम वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों डिपेंड करता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन अलग अलग हो गया ना। वर्क डन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, work done depends on frame of reference because displacement depends on frame of reference। क्लियर हुई बात? therefore work will be different। हर बच्चे को समझ में आई ये कहानी? लिखो इसको। यूनिट ऑफ वर्क डन पे अगर हम डिस्कशन करें तो एसआई यूनिट होती है जूल। एक टर्म होता है 1 जूल ऑफ वर्क। अगर मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, और उस 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 न्यूटन force in displacing an object by 1 meter is known as 1 joule work। अब ये थोड़ा फील वाली बात है। 1 जूल वर्क का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं तुमसे कहता हूं 1 मीटर कितना, तुम बोलते हो सर इतना।
सर हमने ना बताए कपड़े की दुकान पे जाते थे तो वहां देखते थे वो भैया है ना एक बड़ी सी स्केल लेते थे और वो ऐसे ऐसे करते थे और बोलते थे ये 1 मीटर हो गया। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है ना, क्या इमेज बनी हुई है कि जब कभी भी इतनी लंबाई हो जाएगी अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट तो हम बोल देंगे 1 मीटर। बोलो। एट एन एंगल 0, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एट एन एंगल। दिस इज इंपॉर्टेंट। गुड प्रांशु। तो ऐसे ही 1 जूल का मतलब क्या होगा? तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री से अच्छा है, ऐसा याद रखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं समझाता हूं 2 मिनट। अब ये वाला डायग्राम तो मैंने बना दिया। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे तुमने 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो विद दिस 1 न्यूटन 1 मीटर, वर्क डन कितना हो गया? 1 जूल। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, when 1 Newton force covers when 1 Newton force produces a displacement of 1 meter, then work done is known as 1 joule of work. क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? जल्दी हाँ ना बोलो यार। इतना लिखो फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। अच्छा अब इसमें देखो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल। न्यूटन की जगह पर एक ये होता है MKS सिस्टम। अब तुम लोगों को यार इतना अभी पढ़ाया नहीं है बट फिर भी याद रख लो, बच्चों को पता ही रहता है। एक होता है CGS सिस्टम। तो 1 न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? डाइम। और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। इसे कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं? अर्ग इन CGS सिस्टम। 2 सिस्टम होते हैं यूनिट के। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। बस ये रिलेशन याद रख लो फिलहाल। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। हाँ मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है, कभी पढ़ेंगे अपन तो पढ़ा दूंगा, अभी तो नहीं। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।